हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने हेल्थ एंड सेफ्टी गाइड चैनल पे। आज हम कवर करेंगे फ्रेंड्स निवोश IG1 एलिमेंट 2, है ना। तो ऑलरेडी एलिमेंट 1 हमने फुल कंप्लीट डिटेल्स में कवर कर लिया है, चैनल पर है, तो जो फ्रेंड्स नए हैं वो देख सकते हैं। आज एलिमेंट 2 को कवर करेंगे और इसमें हम जानेंगे क्या है क्या नहीं है इंशाल्लाह। चलिए आइए देखते हैं। लर्निंग आउटकम्स एलिमेंट 2 जो है फ्रेंड्स, उसके दो भाग हैं, है ना, 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 में हम जानेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में, है ना, और एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होने के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में। दूसरे भाग में जानेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो होती है, एक अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के क्या पर्पस हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, है ना। तो ये दो भाग हैं, दोनों को एक एक करके लेंगे। चलते हैं। ये एलिमेंट 2.1 है ना, पहला पार्ट है कि व्हाट दे आर एंड बेनिफिट्स दे ब्रिंग, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके क्या फ़ायदे आते हैं साथ में। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। यहाँ पर है द की एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की एलिमेंट्स क्या है, ये चीज़ अच्छे से समझ लें। किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको चलाने के लिए, एक अच्छे सिस्टम को, हेल्थ एंड सेफ्टी को, किसी भी कंपनी को एक प्रिंसिपल, एक फार्मूले की ज़रूरत है। उनको एक स्टैंडर्ड, एक फार्मूला दे दिया गया है कि आप अगर इस फार्मूले पे, इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे तो आप अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, इस्टेब्लिश कर सकेंगे, आपके जो टारगेट्स होंगे उनको अचीव कर सकेंगे। तो इस क्या है वो फार्मूला, वो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो सामने देख सकते हैं आप, स्लाइड पर है, प्लान डू चेक एक्ट। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है एक अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो प्लान में हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ना, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो प्लान का हिस्सा है। प्लान के अंदर हम उसको कवर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डू। डू के अंदर जो भी हमने अपने प्लान सेक्शन में बताया, फॉर एग्जांपल पॉलिसी के इंटेंट पे हम बताते हैं, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो होता है उसमें हम बताते हैं कि हम अपने वर्क प्लेस पर इंस्पेक्शन करेंगे, हम अपने वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट इंसिडेंट को रोकेंगे, हम एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, हम रिस्क असेसमेंट कैरी करेंगे, हम एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे। तो ये जो कमिटमेंट कर रही है ना कंपनी, बता रही है पॉलिसी में, तो इस कमिटमेंट को किस तरीके से किया जाएगा, मतलब ये जो बता दिया किस तरीके से बचाएंगे, कैसे रोकेंगे एक्सीडेंट्स को, तो उनकी जो डिटेल्ड अरेंजमेंट और उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम डू पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। देन आता है चेक। चेक में हम फिर जो हमने प्लान डू में कर लिया, तो अब जो हमारे कंपनी में काम स्टार्ट हो गया या प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो गया, तो अब हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ जाहिर सी बात है कमियां भी होंगी, कुछ गड़बड़ियां भी होंगी। तो वो कमियां और गड़बड़ियां हमसे कहाँ हुई हैं वो हम चेक में पता करेंगे, किस तरीके से, मॉनिटरिंग के द्वारा, ऑडिट्स के द्वारा, एक्सेट्रा। देन हमारा एक्ट है। एक्ट में हम जो कमियां पाएंगे, लूप होल्स पाएंगे, उसको हम कंसिडर करते हुए एक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। और ख्याल रखें, जब एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के जो गोल्स होते हैं, हमेशा चाहे कोई भी XYZ कंपनी हो, उनको इनका खास ख्याल रखना है कि वो लॉस के साथ कंप्लाई करें, है ना, अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, साथ में हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क का ख्याल रखें, क्या रिस्क हैं, क्या कंट्रोल मेजर्स होंगे, उनको अच्छे से एनालिसिस करें, है ना, देखें, जानें। देन कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल्स हों एंड कॉम्पिटिटिव एज, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल का मतलब होता है कि ऐसे कंट्रोल मेजर्स आप सजेस्ट करें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूट भी करे, विद इन अ बजट, बजट के अंदर भी हों, रिसोर्सेज के अंदर, है ना। ऐसा ना हो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपने कंट्रोल मेजर्स 2 करोड़ के सजेस्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम के क्या बेनिफिट हैं, आपके पास एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपका, आप नाम सुनते हो ISO 14001, 9001, 45001, तो इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। आपके एक अच्छे सिस्टम का क्या बेनिफिट है। ऑफ कोर्स बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, ये आपके बिजनेस को ना एक ऑथोरिटी, एक
तरीके से आपके बिज़नेस को एक ये पहचान देता है इंटरनेशनल लेवल्स पे, आपके क्लाइंट्स के सामने आपकी इमेज को अच्छा करता है, आपके मैनेजमेंट सिस्टम में ये पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करता है। पॉजिटिव कल्चर मीन्स कि कोई नेगेटिविटी नहीं है, जूनियर सीनियर से जाके बात कर सकता है, कोई कंप्लेंट हो तो वो खुलेआम कर सकता है, किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो वर्कर अपनी कंप्लेन को लेकर आ सकता है, और अपनी कंप्लेन को ना सिर्फ लेकर आ सकता है बल्कि उसकी कंप्लेन सुनकर एक्शन भी लिया जाए। ये पॉजिटिव कल्चर है। अगर उसकी कंप्लेन सुनकर एक्शन ना लिया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए और उसको धिक्कार के भगाया जाए, इट मीन्स कि ये नेगेटिव कल्चर है। इस तरीके से मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा, आप ये एलिमेंट 3 में पढ़ेंगे पॉजिटिव कल्चर क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी के लिए इतना समझने कि क्लियर हो जाए आपको। एक्सीडेंट रोकता है, आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम के फ़ायदे हैं। आपको एक्सीडेंट रोकथाम में आपको बताता है क्या प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आप कदम उठाएं। बिजनेस के अंदर आपकी इम्प्रूवमेंट करता है ना, तो काफ़ी बेनिफिट्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 2001। ये ILO का है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ILO की तरफ से एक गाइडलाइंस है कि आप एक अच्छा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो आपने ऊपर पढ़ा प्लान डू चेक एक्ट, वही प्लान डू चेक एक्ट यहाँ पर उसको थोड़ा डिटेल में बताया गया कि प्लान के अंदर क्या क्या सेक्शन आएंगे, डू के अंदर क्या क्या करना है, चेक के अंदर क्या करना है, एक्ट के अंदर क्या करना है, ठीक है। प्लान में आप देखें क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, सेट आउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। फिर प्लान के अंदर ऑर्गेनाइजिंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बहुत डिटेल्ड में कवर करी है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको डिटेल्ड में जानना होगा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आप मेरी देखें, उसे मैंने बहुत डिटेल्ड कवर करा है। क्योंकि हम जो अभी इसके बाद जो दूसरा भाग पढ़ेंगे 2.2, तो उस 2.2 में हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में ही जानने वाले हैं डिटेल्ड में। तो मेरी ऑलरेडी वीडियो है डिटेल में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि फिर मैं डिटेल में उतना ना जाऊं, बट इतना ब्रीफ कर दूं कि जिससे जो फ्रेंड्स नए भी हैं तो उनको भी आसानी हो, है ना। और बाकी कुछ ज़्यादा ही डिटेल देखनी हो तो फिर वो पॉलिसी वीडियो भी देख लें, ताकि आप पे और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिसी, आप जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक्चुअली एक तरह का ना कमिटमेंट होता है कंपनी का। कंपनी बताती है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने में सक्षम हैं, हम ये कदम उठाने में सक्षम हैं, हम ये प्रोविज़न इंतज़ाम करने में सक्षम हैं, हमारे पास मैन पावर्स है, रिसोर्सेज है, हम हर तरीके से ख्याल रखेंगे एक्सीडेंट को रोकथाम करने में। पूरा एक ब्यौरा है, ये कमिटमेंट है, सेट ऑफ कमिटमेंट। और ये किसको है, कंपनी ये कमिटमेंट बता रही होती है अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को भी बता रही होती है पॉलिसी तैयार करके, साथ में क्लाइंट्स को भी बता रही होती है। क्योंकि आप क्लाइंट्स के पास काम करते हैं तो क्लाइंट्स को भी समझ आता है कि ओके आपके पास पॉलिसी है, आप पॉलिसी तैयार करते हैं, है ना, एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर ये इस वजह से, ठीक। तो पॉलिसी में एक क्लियर स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट होती है कमिटमेंट की, वो पहला पेज होता है जिस पे डायरेक्टर के साइन होते हैं, कंपनी का नाम होता है और ये सब कुछ लिखा रहता है कि वो क्या क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर सीरियस है, उनकी वो सारी बुलेटिन पॉइंट्स में लाइनें रहेंगी, ठीक। उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, आपके क्या टारगेट है। फॉर एग्जांपल आपका गोल है 0 एक्सीडेंट, 0 LTI, है ना, ये आपके गोल्स हैं। तो ये आपके गोल्स हैं, तो इस गोल को आप कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए आप जो ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, मतलब किसी भी मकसद को पाने के लिए जो रास्ता है ना, वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो आप इसमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी तैयार करते हैं, ठीक। फिर ऑर्गेनाइजिंग, आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बताया कि हम अपने वर्क प्लेस पर रिस्क असेसमेंट करेंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो जो आपने पॉलिसी के जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बताया, तो अब आप फिर बताएंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होगी, वो रिस्क असेसमेंट की, इंस्पेक्शन की, मेंटेनेंस की, या रिसोर्सेज कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन देखेगा, XYZ। इस तरीके से रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आपकी, वो सीधा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, इक्वली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, नीचे से लेकर ऊपर तक, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये आपका प्लान का हिस्सा है, ठीक है। ये P हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं PDCA साइकिल में डू क्या है। डू यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड अरेंजमेंट्स टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट। ये एक डिटेल्ड अरेंजमेंट है जहाँ पे आप बताते हैं कि अब आप किस तरीके से रिस्क असेसमेंट करेंगे, हर एक्टिविटी का होगा, कैसे 5 स्टेप होगा, है ना।
उसके रिव्यू कैसे करेंगे आप, किस तरीके से आपके अदर अरेंजमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट प्रोसीजर रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, वेलफेयर के अरेंजमेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स कैसे होंगी, ऑडिट्स कैसे होंगे, फर्स्ट एड के क्या प्रोविजंस होंगे, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग क्या होगी आपकी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, एक्सेट्रा। ये पूरा डू सेक्शन है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। फिर इनकी इम्प्लीमेंटिंग है, उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले। नेक्स्ट है चेक। चेक मतलब अब ये जो आपने सब कुछ कर लिया, टारगेट सेट कर लिया, पॉलिसी सेट कर ली, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, डिटेल्ड अरेंजमेंट हो गया, अब आप कर रहे हैं, अब आपका काम स्टार्ट हुआ, तो कुछ तो पता चलेगा ना भाई कि आपकी कहाँ कमियाँ हैं कंपनी में, कुछ तो होता है। अब ऑडिट्स होता किस लिए, कमियां देखने के लिए, ताकि हम कमियां, ये नहीं कि कमियां देख के, ऑडिट्स का मकसद ये नहीं कि कमी देखकर हम ये बोलें कि यार ये कमी, इसलिए नहीं। ऑडिट्स का मतलब होता है कि हम वो लूप होल ढूंढें कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ थोड़ा बहुत कमी या फिर कुछ छूट रहा है उनसे, ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें, इम्प्रूवमेंट के लिए है ना। तो ये है मेथड्स हैं, आपको आपको बताने होंगे किस तरीके से आप मॉनिटर करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को, किस तरीके से मॉनिटर होगा, किस तरीके से ऑडिट्स होंगे, किस तरीके से आपकी जो सिस्टम जो आपने अरेंज करा है, आपने मैनेज किया है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को, क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे। तो ये चेक है। चेक में आपको ऑडिट बता दिया है ना, ऑडिट्स के बारे में बता दिया। ये एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिव्यू है मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पे आपको करके पता चल जाता है मैनेजमेंट सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं या कहाँ उनको सुधार करना है। ठीक है। एक्ट, एक्ट मीन्स एक्शन, आप क्या आप कदम उठाएंगे, जो आपने यहाँ कमी ढूंढी है चेक में, अब उसको ठीक करने के लिए जो कदम उठाने वाले हैं, करेक्टिव एक्शंस होंगे, है ना, वो यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे और उस हिसाब से एक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स हम की एलिमेंट ऑफ ISO 45001 2018 सेम। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो सिस्टमेटिक अप्रोच है PDCA साइकिल का, है ना, एक अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए, एक है ILO 2001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, और दूसरा स्टैंडर्ड है ये 45,001। ठीक, दोनों के स्टैंडर्ड हैं, दोनों का हम रिफ़र कर सकते हैं जब हम PDCA साइकिल या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, पॉलिसी कैसे डेवलप करना चाहिए, तो ये दोनों स्टैंडर्ड्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ILO ऑलरेडी कवर कर लिया, ISO भी देख लीजिए। ISO का जो PDCA है उसके अंदर आपको D सेक्शन के अंदर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट मिलेगा, है ना, सिमिलर है, कहीं स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ 45,001 में हल्की मॉडिफिकेशन है ना। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, 10 चैप्टर्स होंगे, क्लॉजेस हैं, है ना, उसमें आपको डिटेल बताया गया किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, कैसे मेंटेन करें, कैसे ऑडिट्स होंगे, इवन एक्सीडेंट की क्या डेफिनेशन है, इंसिडेंट क्या है, नियर मिस क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है ना, स्टेक होल्डर्स, रेलिवेंट पार्टीज़ क्या हैं, इस तरीके से काफ़ी डिटेल्ड मिल जाएगी आपको। तो देखें, ऑक्यूपेशनल पॉलिसी एंड कमिटमेंट, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स एक्शंस हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या है वो आपको सेट करने हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कैसे डॉक्यूमेंट होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी, कैसे मेंटेन होगा, ये आपको दे रखा है। यहाँ पर स्लाइटली जस्ट थोड़ा सा दिया हुआ है, बट इसके लिए आपको ब्रीफ जाना पड़ेगा, 10 चैप्टर ISO 45,001 के पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा प्लान सेक्शन में क्या आता है, डू में कितना आता है। ये इतना ईजी भी नहीं होता, क्योंकि मेरे ख्याल इसके 150-200 इसमें 45,000 स्टैंडर्ड में 50 to 60 पेजेस होंगे स्लाइड PDF है सिर्फ ISO 45,001 तो बेसिकली ये एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, PDCA है, पॉलिसी कैसे डेवलप, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। पॉलिसी कमिटमेंट में इसी तरीके को आपको अपने एक्शन, डॉक्यूमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन का क्या करना है, मेंटेन का क्या करना है वो है। फिर प्लानिंग सेक्शन में इसी तरीके से स्टैब्लिश कैसे करेंगे, अरेंजमेंट्स का कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, खतरों को आप भापोगे। फिर इसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन सेक्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी अथॉरिटीज होगी, कौन कंट्रोल करने वाले, एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, ये इसी तरीके से। फिर ये चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस का है कि किस तरीके से आप लूप होल्स को चेक वाले सेक्शन में कवर करते हैं, क्या कमी है उसको कैसे देखेंगे, मैनेजमेंट रिव्यू कैसे होगा, किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हैं, ऑडिट्स कैसे होने वाले हैं, इंटरनल ऑडिट्स हो एक्सेट्रा जो भी है ना, किस तरीके से लूप होल्स को आप टैकल करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे पता लगाने वाले हैं कि सिस्टम में कुछ कमियां हैं, है ना। फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में मतलब आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, और ISO 45,000 के तहत जो आपने
पॉलिसी सेट करी थी, जो ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किए थे, उनको आप अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो फिर उनको अचीव करने के लिए करेक्टिव आप एक्शन लें और डायनेमिक हो, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के रेलिवेंट हो, जो हमने ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में कि आप पॉलिसी, आपकी कंपनी की पॉलिसी आप दूसरे कंपनी की पॉलिसी सेम नहीं होती है, क्योंकि एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, खतरे अलग हैं, वर्क प्लेस अलग है, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट अलग होगा, मशीनरीज अलग होगी, वर्क फोर्सेस एम्प्लॉयज़ अलग होंगे, स्टाफ अलग होगा, है ना, एक्सेट्रा, लॉज अलग हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ठीक है, तो ये आपने देख लिया दोनों स्टैंडर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट कवर करते हैं। ये यहाँ पर आपका 2.1 ख़त्म होता है, ये एंड ऑफ सेक्शन क्विज़ है, ये जनरल नॉलेज आपके लिए है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड होता है, तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया पीडीसीए साइकिल पे। आइए कवर करते हैं यूनिट 2.1। 2.1 है व्हाट गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लुक लाइक, कैसा दिखता है एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको देखते हैं। अब हम कवर करते हैं 2.2 का। आपने देख लिया ये फर्स्ट स्लाइड, पर्पस ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। मैंने ऑलरेडी हेल्थ एंड सेफ्टी पे डिटेल बना के एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग देख लें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो भी निबोश आईजीसी करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, है ना, तो मैं उनके लिए मैं फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एज़ पर यूके लॉ एज वेल एज आईएलओ एंड ओशाज, ठीक है। और जिन कंट्री ने ओशाज आईएलओ की ये रिक्वायरमेंट अडॉप्ट कर लिया, ये लॉ अडॉप्ट कर लिया, उनमें से हमारी इंडिया भी एक कंट्री है, ठीक है। तो ये एक लीगल रीज़न है कि अगर कंपनी में 5 या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एज़ पर यूके लॉ, ठीक है, और इंडिया के अंदर अदरवाइज़ ये ऑलरेडी लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही है, ठीक है। तो उस कंपनी को हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लिखनी पड़ेगी और साथ में मेंटेन करनी पड़ेगी, मीन्स दे नीड टू राइट डाउन एज वेल एज दे नीड टू मेंटेन इट, ठीक है। अब क्लियर हो गया। मैनेजेरियल रीज़न, मैनेजमेंट की क्या कमिटमेंट है पता चलना चाहिए। मैनेजमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है कि वो वाकई में कमिटेड हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके कि नहीं है, तो उनकी कमिटमेंट दिखाता है। नेक्स्ट चलिए, हर ऑर्गेनाइजेशंस की अंदर सेपरेट होती है, आप जानते ही हैं, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी तो सेपरेट एक सी नहीं हो सकती है ना। इन केस बहुत रेयर होगा, एवरीथिंग, एक्टिविटीज़, नेचर, ऑर्गेनाइजेशन साइज, ज्योग्राफिकल कंडीशन, लॉ, सब कुछ सेम हो सकता है, मे बी रेयर, बट फिर भी उसमें कुछ सेक्शन ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, ठीक है। अदरवाइज सेम नहीं होती है, हर किसी का अलग होता है, क्योंकि उनके एक्टिविटीज़ अलग हैं, खतरे अलग हैं, उनके यहाँ लोग अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, लॉज अलग हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स अलग हैं, एक्सेट्रा। ये सारे वो फैक्टर्स हैं, है ना, लॉज कंप्लाइंसेस वगैरह जो इसको आप जानते हैं, ये अलग है। तो ख्याल रखना है, कोई भी इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है कि पॉलिसी इसी फॉर्मेट पे तैयार होगी, है ना, हर कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, उनके यहाँ अपना स्टैंडर्ड है, कंट्रीज़ की अपनी लोकल सिस्टम है ना। तो फॉर्मेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंटेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट या गाइडलाइंस ज़रूर मौजूद हैं कि पॉलिसी के की एलिमेंट्स या की कंटेंट्स क्या हैं, उनको आपको फोकस करना है, उसी के तहत डेवलप करनी है। एक आइडिया, एक गाइडलाइंस आपके पास है कि आप उसी के तहत बनाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एकदम क्लियर हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो पूरी तरीके से कवर कर रही हो, लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़, क्या खतरे हैं, क्या खतरे नहीं हैं, रिसोर्सिस को, एनवायरनमेंट कंडीशंस, जोग्राफिकल कंडीशंस को, है ना, लॉस को, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, इनको कवर कर रही हो, क्लियर हो, उस पर डेट हो, है ना, साइन हो, पॉलिसी किसने ऑथराइज्ड करी है, किसने साइन किया है, और ईजिली अवेलेबल हो रेलेवेंट पार्टीज़ के लिए। रेलेवेंट पार्टीज़ में भी क्लाइंट हो सकते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस पार्टीज़ हो सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है ना। इनके लिए ईजिली अवेलेबल हो ताकि उनको पता चले कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। कंटेंट्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के ये रहे, 3 तरह कंटेंट्स होते हैं। जब भी आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डेवलप करें तो ये देखें, ISO 45000 स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस के तहत मेन 3 कंटेंट्स हैं। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, अगेन इंटेंट मतलब आपकी इंटेंट है, पहला पेज जो होता है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का, जिस पे आपका कंपनी का नाम और नीचे लिखा रहता है HSC पॉलिसी, और उसके नीचे लिखा रहता है we are going to inspect the workplace and we are going to protect the workplace from every kind or
any kind of health and safe, any kind of risk, है ना, and we are going to provide resources, we are going to hire health and safety as advisors who will guide us on health and safety matters, we are going to protect environment, we will take necessary steps, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से जो कमिटमेंट कर देते हैं वही इंटेंट है ना। ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ गोइंग टू डू इट, क्या होने जा रहा है, कौन क्या करने वाला है, ठीक है, इसके अंदर वो बता दिया जाता है। अरेंजमेंट्स किस तरीके से किए जाएंगे वो बताया जाता है। एक एक करके देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड कवर कर रखा है, तो आप लोग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देख लेंगे, उसमें काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। साइंड बाय सीनियर मोस्ट, ऑब्वियसली हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ही साइन करते हैं। पॉलिसी को अथॉरिटी मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि भाई ऊंचे लेवल की डिजिग्नेशन का बंदा जब इसको ऑथराइज कर रहा है साइन करके, तो एक उसको अथॉरिटी मिल गई, है ना, पावर मिल गई। और ये भी दिखाता है कि जिसने साइन किया सबसे बढ़कर रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स में, ठीक है। तो जिनको ये डाउट है कि डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो समझ लें सबसे बढ़कर रेस्पॉन्सिबल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए डायरेक्टर ही है, क्योंकि अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं। एम्स का मतलब आपका टारगेट, टारगेट आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है एक्सीडेंट होने नहीं देना, जीरो एक्सीडेंट, जीरो हार्म, जीरो LTI, XYZ, कुछ भी सेट करें। जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं, एम है, वो आपका गोल है, ठीक है। उस गोल तक पहुंचने के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, रास्ता क्या है, आपको कैसे उसको अचीव करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। टारगेट्स आप समझ गए, टारगेट्स स्पेसिफिक सेट करिए, ऐसा जो अचीवेबल हो, है ना। बेंचमार्किंग मैं बता दूं, बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि अपने आप को एक दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करना और दूसरी कंपनी को ऐसा समझना कि उसके स्टैंडर्ड्स आपके स्टैंडर्ड से बहुत अच्छे हैं और वो उनका सिस्टम बहुत तगड़ा है। फॉर एग्जांपल ये तब पॉसिबल है जब आप भी सेम चीज़ की, आपकी कंपनी सेम है और बी कंपनी भी सेम है, दोनों कंपनी एक ही चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग स्मार्टफोन डेवलप कर रही है या Xiaomi स्मार्टफोन डेवलप कर रही है, हर एक चीज़ सेम है, बट एप्पल भी डेवलप कर रही है, लेकिन Xiaomi को पता है एप्पल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इस तरीके से मतलब सेम एक्टिविटीज़, सेम ग्रुप ऑफ नेचर एंड एम्प्लॉयज़ तो सेम नहीं होते हैं, बट कंपनी का जो एक्टिविटीज़ है ना, वो सेम है और वही एक्टिविटीज़, सारे प्रोडक्ट्स वगैरह सेम दूसरी कंपनी के, बट वो उससे लाख गुना अच्छे हैं स्टैंडर्ड्स में। तो वो अपने आप को उसको बेंचमार्किंग मतलब उसको अपने सामने एक स्टैंडर्ड पे रख लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि भाई ये बहुत तगड़ा है, हमारी कंपनी बिल्कुल ऐसी है और ये देखो एकदम कहाँ झंडे गाड़ रही है। तो एक बेंचमार्क रख लिया उसने, एक सोचा अपनी नज़र में कि यही है जो है भाई, इसी के स्टैंडर्ड पे अब अपनी कंपनी को भी पहुंचाना है, तो ये बेंचमार्किंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कवर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में हमने क्लियर बात कर ली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी आप ध्यान रखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करेंगे, ख्याल रखेंगे लॉस का, लीगल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखेंगे, वर्क प्लेस सेफ हो, आपका इक्विपमेंट सेफ हो, इक्विपमेंट में कुछ भी इक्विपमेंट्स आप जानते हैं, मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का ख्याल रखेंगे, मतलब रिस्क असेसमेंट डेवलप करेंगे, हीरा होगा आपके पास, JSA होगा एक्सेट्रा, ठीक। इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, ट्रेनिंग्स होगी, सुपरवाइज करेंगे। ये आपको ख्याल रखना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब आप सेट करेंगे, खास ख्याल रखना है। कैसे आप परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करेंगे उसका ध्यान रखना है, कैसे आप रिसोर्सेज का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से रिसोर्सेज आपको मैनेज करने हैं और आप किस तरीके से उनको अवेलेबल करवाएंगे साइट पर, है ना। रिसोर्सेज में आपकी मैन पावर भी आती है, मनी भी आता है, रिसोर्सेज में ही आपके इक्विपमेंट्स भी आते हैं, ख्याल रखेंगे, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन का भी ख्याल रखना है कि आपका खाली ये काम नहीं है कि आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं या रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। उसको कम्युनिकेट करना और कंसल्टेशन वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई हमने रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क असेसमेंट में ये कंट्रोल मेजर्स हैं, ये फलाना है, हर चीज़ पे कंसल्ट करना, या कभी रिव्यू कर रहे हैं तब भी कंसल्ट करना, ठीक है। अब कवर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। टारगेट, टारगेट मीन्स जो क्या आपके एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या आप सेट करने वाले हैं, ये टारगेट है। तो टारगेट आप ख्याल रखें, टारगेट ऐसा सेट करें जो आपको देख रहे हैं स्मार्ट टारगेट, इसका दिखाने का मकसद ये कि टारगेट आप ऐसा सेट करें कि जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रीजनेबल हो, टाइम बाउंड हो। इसको मैं और आपको ब्रीफ कर देता हूँ, मतलब स्पेसिफिक क्लियर हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा हो, एकदम क्लियर कट हो। टारगेट ऐसा सेट है कि स्पेसिफिक क्या क्लियर है, बंदे को सबको समझ आ गया, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है ना। मेजरेबल हो, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस भी आप नाप सकें। टारगेट ऐसा सेट करें कि आप मेजर कर सकें, मतलब जब आपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है तो वो मेजरेबल हो, ऐसे ना हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो भैया क्या सेट कर दिया मैंने। अचीवेबल, इट कैन बी डन, रियलिस्टिक और रेलेवेंट। अचीवेबल हो मतलब कि हकीकत हो, कि मतलब उसको
अचीव करना आसान हो। ऐसा ना हो कि आपने टारगेट और एम्स ऑब्जेक्टिव और ये सब सेट कर रहे हैं तो आपने उसमें लिख दिया भैया कि 1 महीने में 50 रिस्क असेसमेंट करना है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रिस्क असेसमेंट को करने के लिए डिटेल्ड जॉब स्पेसिफिक टाइम लगता है, उसमें एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, उसमें है ना आपकी नॉलेज स्किल सब कुछ लगता है। तो ऐसे ही तो तैयार नहीं होता है ना रिस्क असेसमेंट। अचीवेबल हो, सपना ना हो कि एक दिन में हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, ये समझ गए, ऐसा नहीं होगा। अचीवेबल हो, समझ गए। रीजनेबल हो, रीजनेबल का मतलब कि ऐसा आप सेट करें कि रीजनेबल हो, मतलब कि आपका टाइम स्केल एंड रिसोर्सेज के साथ वो जाए पूरा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे कंट्रोल मेजर्स, आपने कुछ ऐसा आइडिया सजेस्ट कर दिया या कुछ ऐसी एडवाइस कर दी जो बहुत महंगी है, उसको अफोर्ड करना नहीं है, मतलब जितने का काम नहीं उससे 10 गुना ज़्यादा आपने एडवाइस बता दी, वो जो कि रिसोर्स के बजट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के आता ही नहीं है, और ना वो टाइम स्केल के अंदर ही हो, है ना उस वो टाइम लिमिट के अंदर ही हो। फॉर एग्जांपल आपने ऐसी एडवाइस कर दी यार 2 दिन के अंदर ये 4 छत खड़ी कर ही दो, अब आपने अजीब बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये रीजनेबल हो एकदम, और टाइम बाउंड, डेडलाइन, टाइम स्केल नीचे देखे आपको दे भी दिया है। रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट, मतलब आपको 48 रिस्क असेसमेंट 12 महीने में करना है, ये पॉसिबल है। हाँ, 1 साल में आप 48 रिस्क असेसमेंट रिव्यू कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक स्मार्ट टारगेट है, मतलब ये जो टारगेट देखिए सेट किया है ना 12 महीने में 48 रिस्क असेसमेंट करने का, ये स्मार्ट टारगेट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये स्पेसिफिक है, एकदम क्लियर है, इसमें समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 48 सेट कर रहे हैं भैया, 12 महीने में कर रहे हैं, ठीक है, मेजरेबल है, नाप भी सकते हैं, ठीक है भैया, हिसाब लगा लिया, इसका देख लिया हमने, 48 सेट हुए हैं, आराम से इसको 2-2 महीने में 2-2 निपटाएंगे, 3-3 महीने में ये निपटा लेंगे, फलाना कर देंगे। अचीवेबल है, या अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनेबल भी है ना, रिसोर्सेज के अंदर। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च कर देना, बहुत सारे बंदों को लगा देना, अरे सब बैठ जाओ रिव्यू करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये रीजनेबल है, ये मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि आसानी से आपको समझ आ जाए। फिर टाइम बाउंड है, मतलब टाइम बाउंड है, डेडलाइन दे रखी है 12 महीने, मतलब 12 महीने का मतलब 13वां नहीं होना चाहिए, 12 ये डेडलाइन है, और पॉसिबल है, रिव्यू हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से स्पेसिफिक स्मार्ट टारगेट हो। नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं। देखिए यह स्मार्ट हो गया। अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जब सेट करें तो आपको ख्याल रखना है कुछ चीज़ों का, यहाँ पे दे रखा है कौन ऑब्जेक्टिव कौन सेट करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से सेट होंगे हर फंक्शनल लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी है, हर डिपार्टमेंटल लेवल पे आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स का और अदर रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ और है उनका कैसे ख्याल रखेंगे, हैज़र्ड्स एंड रिस्क का ख्याल रखना है, खतरे जोखिम क्या क्या होने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस क्या होने वाले हैं क्या नहीं होने वाले, उनका ख्याल रखना है। फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का भी आपको अपने कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, फाइनेंस का, पैसे क्या हैं, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है उनका भी ध्यान रखना है, ऑपरेशनल का भी ध्यान रखना है ना। और व्यू ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़, इंटरेस्टेड पार्टीज़ के व्यूज़ का भी ख्याल रखना है। और अगेन इंटरेस्टेड पार्टीज़ के व्यूज़ एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ लाइक आपके इंटरेस्टेड पार्टीज़ आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, ये आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। आगे कवर करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में आपकी मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल्स क्या क्या रहने वाले हैं। यहाँ पे साइड में आपको देखिए हायरार्की चार्ट दिया हुआ है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे किसकी क्या है, और ये हायरार्की चार्ट आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में HSC मैनेजर, फिर उनके अंडर में प्रोजेक्ट इंजीनियर या साइट इंजीनियर या HSC ऑफिसर, जो भी XYZ जैसे आप तैयार कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक, ये सिर्फ आपका ये इंडिकेशन है कि कौन किसके अंडर में है। यहाँ पर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि किसके अंडर में कौन है, कौन किसके अंदर में है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी बन रही है। बट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको क्लियर स्पेसिफिक लिखना है। HSC ऑफिसर, उनके अंडर उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको लिखना है। HSC ऑफिसर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी, फॉर दैट एक्टिविटी, ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट एंड ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सिमिलरली इसी तरीके से HSC मैनेजर की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइंड होंगी कि इनके अंडर में ये रहने वाला है, इनका काम ये है, इनका काम ये इंश्योर करना है, XYZ, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर इसी तरीके से ये स्लाइड देख लीजिए आप जब भी आप हेल्थ एंड सेफ्टी में अल्टीमेट जो आपकी जब पॉलिसी डेवलप होती है, ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल जो है लीगली हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके वो डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जब भी आपके डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होती है, जो भी जनरल मैनेजर, मिडिल मैनेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब बोर्ड को चेयर कर रहा हो
तो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो सबको समझ में आ जाएं, ये इंश्योर करें। रिसोर्सेज क्लियर कट एलोकेट कर दी जाए, किसका काम है, कैसे पहुंचनी है, ये डायरेक्टर का काम है, इंश्योर कर दे। और जो अदर मेंबर्स डायरेक्टर के साथ मीटिंग में, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके अंडर में जो कंट्रोल है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, बिजनेस के जो लेके, वो उसकी रेगुलर इंफॉर्मेशंस वगैरह हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे डायरेक्टर्स के साथ शेयर करा करें, बातचीत किया करें, है ना। और डायरेक्टर की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखिए पॉलिसी को जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टर के साइन से ही मिलती है ना, तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर या फिर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, समझ गए, ये लीगली यही रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको खास ख्याल रखना है जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड करेंगे, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये इसी वजह से, ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, कल को किसी एक्सीडेंट में आप किसी को घसीट ना ले, किसी को बिला वजह फंसा ना ले, किसी को बिला वजह आप पकड़ ना ले कि ये तेरा काम था। इसीलिए रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर डिफाइंड कर दी जाती है ताकि सबको पता चल जाए कि उसके क्या काम है अंडर में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये समझ आ गया, इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न बचता नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट सेक्शन। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है, तो बताना मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, लेकिन आप पॉलिसी की वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। हालांकि इसमें भी मैंने क्लियर कर ही दिया आपको। ये सबसे बड़ा सेक्शन है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहीं पर ही आप सब कुछ बताते हैं कैसे मैनेज करने वाले हैं एक्टिविटीज़ को, किस तरीके से रिस्क असेसमेंट करने वाले हैं, क्या एक्सीडेंट प्रोसीजर होगा, किस तरीके से कंसल्टेशन होगा। कंसल्टेशन मीन्स आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स पे, इशू पे किस तरीके से बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ, या हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। किस तरीके से कंसल्टेशन होगा, कैसे बातचीत की जाएगी। इसी तरीके से फिर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कैसे करने वाले हैं, हाउसकीपिंग क्या होंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, रिस्क को कैसे कंट्रोल करेंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होंगे, वेलफेयर प्रोविजन क्या होगा। ये तमाम जनरल अरेंजमेंट जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट के सेक्शन में आएगा, जो पॉलिसी का तीसरा कॉन्टेंट है, आपका कंटेंट का तीसरा पार्ट है, समझ गए। और याद रखें कि रिस्क असेसमेंट को भी मैं क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह एक दिन आपके मैं रिस्क असेसमेंट के वीडियो बना दूंगा कि रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। जॉब स्पेसिफिक एक होता है, जॉब स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट, एक होता है जनरल रिस्क असेसमेंट। तो जनरल तो एक बार हो जाता है, जनरल होता है वो, ठीक है, जो आपकी कंपनी की एक्टिविटीज़ को मोटा मोटी एक जनरल तौर पर कवर करता है। बट जॉब स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट जो होते हैं वो जॉब से रिलेटेड होते हैं, वो हर एक एक्टिविटी का सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल स्कैफोल्ड को इरेक्शन करना, ये एक एक्टिविटी है, इसका एक रिस्क असेसमेंट बनेगा। टावर क्रेन को लगाना एक एक्टिविटी है, टावर क्रेन को खोलना ये एक अलग एक्टिविटी है, टावर क्रेन को चलाना ये एक अलग एक्टिविटी है। तो इन तमाम एक्टिविटी के सेपरेट रिस्क असेसमेंट होंगे, जिनको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक रिस्क जॉब स्पेसिफिक बोलें या स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट बोलें, जिसमें बंदों को अक्सर परेशानी आती है बनाने में, ठीक है। बट मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी इसकी वीडियो अपलोड कर दूं बनाकर आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट, कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, जैसे अकेले काम करना, रिमोट एरियाज़ में, जंगल, दूर जगह काम करना जहाँ पर बंदे के पास कोई मॉनिटर करने के लिए मौजूद ना हो, वो अकेले कट के काम कर रहा हो, तो वो स्पेसिफिक रिस्क हैं। इसी तरीके से नॉइज़ एक्सपोजर आ गया, वाइब्रेशन, XYZ, जितने भी तरह के यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्क दे रखे हैं, अगर ये आपके कंपनी के अंदर होते हैं तो आपके लिए आपको इनके भी अरेंजमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट, जब आप पॉलिसी को डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कवर करते हैं। रिव्यू कब करना है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए देखिए, या तो कोई नया डिपार्टमेंट बन गया हो, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू होगी, कोई नई एक्टिविटी, नया प्रोसेस आ गया हो, जैसे यहाँ पे समझाने के लिए इन्होंने बता रखा है एक सॉल्वेंट बेस्ड कॉम्पोनेंट चेंजिंग ऑपरेशन, है ना, क्लीनिंग ऑपरेशन, सॉरी। तो ये एक एक्टिविटी आई गई नई, इनके पास नहीं थी इससे पहले, तो रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट कंपनी में कोई नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो गई तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। मर्जर्स बोलते हैं कोई दो कंपनी जब एक साथ मिल जाती हैं तो उनकी पॉलिसी रिव्यू कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ए, कंपनी बी नहीं, कंपनी बी, दो एक हो गई अब, तो ऑब्वियसली अब रिव्यू होगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर कोई चेंज आ गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पॉलिसी रिव्यू होगी। शटिंग डाउन या सेलिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हिस्से बंद हो रहे हो या कुछ हिस्से बेचे जा रहे हो तो पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। प्रेमिसेस, जगह के अंदर चेंज आ गया तो पॉलिसी रिव्यू होगी। इसी तरीके से लेजिस्लेशन, कानून के अंदर कोई चेंज आया तो पॉलिसी हेल्थ एंड सेफ्टी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
स्टैंडर्ड्स दे दिए यहाँ पे पॉलिसी के ऊपर आपको गाइडेंस के लिए। ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, हमने ये स्लाइड पढ़ते पढ़ते ILO 2001 और 45,001, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं। जब भी आप पॉलिसी डेवलप करें, ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी एक अच्छी पॉलिसी डेवलप करने की। मैनेजमेंट सिस्टम आपको कैसे इस्टेब्लिश करना है, PDCA क्या है या पॉलिसी क्या है, तो आप ये दोनों रिफ़र करें, यहाँ पर जाके चेक करें, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होता है एलिमेंट 2 पूरा। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लें आपकी जस्ट एज अ जनरल नॉलेज के लिए, आप ये खुद ही पढ़ें, इसके आंसर ये रेड वाले हैं, ठीक है। ये एक है, एक ये है, एक ये था, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने जब निबोश IGC का पेपर दिया था IG1 का, तो एक क्वेश्चन आया था 15 नंबर का। ये देखिए, वाई माइट द स्कूल्स हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिक्वायर अ रिव्यू, स्कूल की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्यों ज़रूरत है रिव्यू करने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स आपको अपनी कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी। ये जो टॉपिक्स हैं इनके, ये बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे एक रेलिवेंट आंसर देने के लिए। और देखिए नीचे लिखा रहता है, यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, सिर्फ सिनेरियो से आंसर देना है। मैं आपको इंशाल्लाह एक दिन गाइडेंस इस पे भी प्रोवाइड करूंगा, आंसर्स कैसे देते हैं, टेक्निकली कैसे लिखे जाते हैं। और फ्रेंड्स बस आप अपना इंटरेस्ट दिखाएं, जो IGC करना चाह रहे हैं वो सीरियस हो, है ना। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें फ्रेंड्स, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।